मेरा दिल उसके कब्जे में है, दिल को कैसे समझाऊंगा, वो जींस पहनने वाली है, साड़ी कैसे पहनाऊंगा, नथिया कंगना झुमके बाली से कैसे उसे सजाऊंगा, वो हाई फाई स्टाइलिश है, कैसे सिंपल मैं बनाऊंगा। अगर आप किताब पढ़ने के प्रेमी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रोचक होने वाला है। अन्यथा ऐसे भी जो हमारे साथ आज मेहमान जुड़े हैं वह काफ़ी रोचक है। आइए हम आपसे डायरेक्ट उनको मिलवाते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। राजेश चौधरी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर आपका सुदामा न्यूज़ के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आदित्य जी, आपके साथ अपने सुदामा न्यूज़ के सभी व्यूअर्स के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आपके साथ जो बातचीत होगी वो उनको काफ़ी पसंद आने वाली है। आपकी पूरी टीम को एक बार पुनः धन्यवाद हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको आप एक संक्षिप्त परिचय दे दें अपना। जी, मेरा नाम राजेश कुमार चौधरी हुआ। प्रारंभिक शिक्षा मेरी पश्चिम बंगाल की एक जगह है, बहुत ही अच्छा जगह है, नदिया डिस्ट्रिक्ट में कृष्णा नगर, वहाँ से हुई। और 10+2 करने के बाद मैं मुजफ्फरपुर में आया, वहाँ से मैं अपना ऑनर्स किया जंतु विज्ञान में, फिर बाद में मास कम्युनिकेशन किया, मास्टर इन सोशल वर्क किया डिस्टेंस मोड में। और मेरी प्रारंभिक जो है वो रोजगार से हमने फार्मास्यूटिकल में मैं प्रबंधक के रूप में काम किया, बहुत अच्छे लेवल पर काम किया। फिर पत्रकारिता क्षेत्र में भी मैं एंकर के तौर पे, इंटरव्यू एंकर के तौर पे काम किया। उसके बाद कई NGO से मेरा जुड़ाव रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहा है, बहुत सारे संस्थाओं से मेरा जुड़ा, सामाजिक तौर पर भी विवेकानंद के संस्कार भारती से मेरा जुड़ा रहा। साहित्य के प्रति मेरी काफ़ी अच्छी रुचि थी। प्रारंभिक काल में मैं पिताजी से प्रभावित हुआ और बचपन में बंगाल से ही साहित्य को मैं लेकर के आया और मैं आज भी साहित्यकारों के बीच बैठता हूँ, उनसे कुछ सीखने का अक्सर प्रयास करते रहता हूँ। ये जो किताब मेरे हाथ में है, जिंदगी मिली है मुस्कुराइए, ये आपके द्वारा लिखा गया है। तो मैं अपने दर्शकों को भी इसको दिखाना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि ये जो किताब है जिंदगी मिली है मुस्कुराइए, ये बहुत ही अच्छी किताब है और मैंने इसे पढ़ा है, बहुत अच्छा लगा ये किताब मुझे। आप इसके बारे में कुछ विशेषता बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये किताब लिखने का आपके अंदर जो प्रेरणा है वो आया कहाँ से? आदित्य जी, बहुत अच्छा सवाल आप किए हैं कि आजकल पढ़ने और लिखने की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन मेरे अंदर मेरे पिताजी का देन है कि वो अक्सर पढ़ते रहते थे। 97 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हुआ, तब तक वो रेगुलर पढ़ते रहते थे, उनसे मैं सीखा शुरू में पढ़ना। उसके बाद मैं बहुत सारे साहित्यकारों के बीच रहा, उनसे कुछ कुछ लिखते गया। डॉक्टर राजनारायण राय सर एक रहे, हमारे गुरुदेव रहे इस मामले में। उनको मैंने कुछ अपनी कविताओं को दिखलाया, कि ये छपने लायक है, इसको एक से दे करके लिखिए। और आपको शायद पता होगा कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी काम करता हूँ। तो जिंदगी मिली है मुस्कुराइए, ये टाइटल से मैं मोटिवेशनल वीडियोज कुछ बनाता था। और फिर जब एक कविताओं का संग्रह तैयार हुआ, हमारे डॉक्टर राजनारायण राय सर, प्रोफेसर डॉक्टर रिपुसुधन श्रीवास्तव और स्वामी भवात्मानंद जी के निर्देशन हम लोग जब इसको तैयार किए, तब उसको हम लोगों ने नाम दिया जिंदगी मिली है मुस्कुराइए। क्योंकि आज भी मैं फील करता हूँ कि मुस्कुराहट धीरे धीरे लोगों की चेहरे से कम रही है, तो ये कम से कम इस नाम से लोग मुस्कुराए, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। जिंदगी में इतनी ज़्यादा व्यस्तता बढ़ चुकी है कि मुस्कुराना तो कहीं ना कहीं लोग भूल ही गए हैं, लेकिन आपके इस किताब से जिंदगी मिली है मुस्कुराइए, कहीं ना कहीं आई होप लोगों को ये प्रेरणा मिले कि लोग फिर से मुस्कुराना सीखें और वाकई में दिल से मुस्कुराना सीखें। तो इस किताब में जो सबसे बढ़िया आपको जो लगा एक कविता, मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को एक सुनाइए कुछ अच्छा सा जो आपके दिल के सबसे करीब हो। देखिए, इस पुस्तक में जब आप लिखते हैं और खुद से लिखते हैं और सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो उसमें से कौन बेस्ट है इसको चुनना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारी कविताएं हैं जो मेरे लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं कुछ कविताओं को मैं सुनाना चाहूँगा, अगर आप परमिशन दें तो दर्शकों के बीच रखना चाहता हूँ। गाँव से जुड़ी एक कविता मैंने लिखा। गाँव मेरा था स्वर्ग से सुंदर, रहते सब परिवार थे, वहाँ मेरे थे टकलू चाचा, उनके कुछ विचार थे। गाँव मेरा था स्वर्ग से सुंदर,
ज्ञान की बातें गुरु बताते, हम पढ़ते थे हमें पढ़ाते, सिखलाते व्यवहार थे। गांव मेरा था स्वर्ग से सुंदर, रहते सब परिवार थे। वहां मेरे थे टकलू चाचा, उनके उच्च विचार थे। याद आती है ताई की वाणी, उनकी मीठी मधुर कहानी। मुझे बता दो, पता बता दो, कहाँ गई वो बात पुरानी। गांव मेरा था स्वर्ग से सुंदर। इसके बाद जो है आपको एक शहर पर भी मैंने लिखा है, लीची का एक शहर विश्व में, यहीं पर हम रहते हैं। लोग पूछते नाम क्या है, मुजफ्फरपुर हम कहते हैं। भारत का यह सुंदर स्थल कई मायने में नामी है। खुदीराम को फांसी मिली थी, यह भूमि बलिदानी है। चंपारण यात्रा के समय गांधी का यहीं पर डेरा था। एलएस कॉलेज का मान बढ़ा था, कृपलानी का बसेरा था। तो इस कविता में आपने पूरे इतिहास को संजो लिया है। जी, इसमें एक कविता थोड़ा ये है जो हमारे दर्शक पढ़ेंगे उनको अच्छा लगेगा। इसमें सब कुछ है, बहुत अच्छा आपको मुजफ्फरपुर के बारे में मिलेगा, गांव के बारे में भी मिलेगा। जी जी जी, ये पूरा इतिहास को संजो कर एक कविता का जो संग्रह आपने बनाया है इस बुक में, जी। ये है। और इस बुक को आप किसको डेडिकेट करना चाहते हैं? क्योंकि ये पढ़कर ऐसा लगा कि आपकी माता जी का इसमें काफ़ी ज़्यादा जिक्र है और उनको आप काफ़ी दिल से हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। मैं दुर्भाग्यशाली था कि माँ मेरी 2004 में गुजर गई। माँ को मैं बहुत ज़्यादा उनसे प्राप्त नहीं कर पाया, जितना कुछ प्राप्त करना था। मैंने माँ को इस पुस्तक को डेडिकेट किया है। और माँ की भूमिका तो दुनिया में उससे कुछ है ही नहीं। माँ तो माँ होती है, किसी की भी माँ हो, कोई भी माँ हो। और आज भी मैं किसी की माँ देखता हूँ तो मुझे उसमें मेरी माँ दिखाई देती है, उसी रूप में मैं देखता हूँ। माँ पर मैंने 2-3 लाइन आपको सुनाता हूँ। ईश्वर, तूने जीने को जिंदगी दिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गम खुशी आंसू दिया, अच्छा किया, पर मेरी माँ को मुझसे क्यों छीन लिया? यह क्या किया? अब मैं माँ को कहाँ से लाऊंगा? आंखों के आंसू किससे पुछवाऊंगा? सपनों का घर किसके लिए बनाऊंगा? अगर जरूरत हो तो लाख गम मुझे दे दो, बदले में मेरी माँ मुझे वापस कर दो। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी माँ मुझे सारी गमों से निकाल देगी और मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट देगी। इस तरह की माँ पर मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी है। इसमें हमारे दर्शक अगर पढ़ेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। इसमें साथ ही साथ एक अब कुछ अलग सा ट्रैक करते हैं हम लोग, और एक आपने लिखा है जीन्स वाली महिला। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जीन्स तो अब कॉमन हो चुका है, लेकिन पढ़ने से ऐसा लगा है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ कसक है मन में जीन्स को लेकर। ये जो है आपने ये अलग सा एक टॉपिक दिला दिया है। जी बिल्कुल, ये कविता का स्वरूप थोड़ा वास्तविक है। मैं पुणे में गया था अपने काम के दौरान, तो एक जींस वाली महिला थी। ठीक है। और उस महिला के कारण ही मुझे वो वापस आना। अच्छा। तो उसमें एक कविता लिखा मैंने, एक कल्पना भी है और कुछ हकीकत भी है। तो उसमें मैं आपको सुनाता पहले तो हकीकत पे आप प्रकाश डालिए कि वो हकीकत क्या है। नहीं, वो एक महिला थी जो भारत से बाहर गई थी। अच्छा। हाँ, हमारे संपर्क मतलब हमसे उनका परिचय हुआ। हाँ, फिर काफी अच्छा परिचय हुआ। फिर हम लोग काफी बात करते थे, उनको लगा कि कवि हैं, लेखक हैं, तो हमसे ज्यादा इंटरेस्ट हुई। उसी को हम नजरअंदाज, उसी को ध्यान में रखकर के कविता लिखे। मेरा दिल उसके कब्जे में है, दिल को कैसे समझाऊंगा, वो जींस पहनने वाली है, साड़ी कैसे पहनूंगा, नथिया कंगना झुमके बाली से कैसे उसे सजाऊंगा, वो हाई फाई स्टाइलिश है, कैसे सिंपल में बनाऊंगा, लंदन की रहने वाली है, घरौना कैसे लाऊंगा, मेरा दिल उसके कब्जे में है, दिल को कैसे समझाऊंगा। अच्छा, तो ये लगता है दिल का मामला है ये। दिल का मामला नहीं कहिए, या इसमें बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है,
उस पर हम लोग ज़्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन जो आपका कविता है वो वाकई में बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ एक और देख रहे हैं, पत्थर बाजो सावधान। जी जी ये क्या है और इसमें क्या आपने कुछ लिखा है? जी। कश्मीर में मोदी ने 56 इंच दिखाया है। कश्मीर में मोदी ने 56 इंच दिखाया है, सत्ता और महबूबा को मोदी ने ठुकराया है। वो जो कश्मीर और पत्थरबाजों का जो ये था, उस दौरान हमने लिखा था। अच्छा। और फिर उसी के क्रम में हमारी दूसरी भी कविता है, जिन्ना और नेहरू विवाद इस हद तक बढ़ जाता है, माना पीएम जिन्ना होता पाक कहां से आता है। अगर एक हम रहते तो अखंड भारत तो कहलाते, चीन अमेरिका पीछे रहता, नंबर 1 हम ही। तो बहुत सारी कसक है उस दौरान की बातों की, जिसको हमने कुछ शब्दों के माध्यम से किया है। हमारे दर्शक पढ़ेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। और हमारी इस पुस्तक में हर तरह की कविताएं हैं। हाँ जी जी जी, आप जी 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 जी, उसमें पिता के बारे में, माँ के बारे में, भाई के बारे में, दोस्तों के बारे में, वो समाज के बारे में, प्रेम के बारे में, वो समझिए तो सब कुछ के बारे में है, मोटिवेशन के बारे में, सब तरह की कविता है। जी जी जी। आपने नेहरू का भी जिक्र किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया है। नरेंद्र मोदी को तो आपने भगवान ही बना दिया। भगवान कैसे बनाते हैं? देखिए, कवि हैं, कल्पना में कुछ भी कर दीजिए। कल्पना में बना दिया है। मुझे तो लगा कि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने साक्षात भगवान ही नहीं बना दिया। नहीं, साक्षात भगवान बनाने की बात वो नहीं है। वो उनको हम लोगों ने जैसे लोग को देखा, लोग उनको जिस तरह से देख रहे थे, उस हिसाब से हमने उन पर कुछ लिखा है। और वो कुछ हद तक सही है। पूरे विश्व में जिस तरह के परचम लहरा रहे थे, जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, तो लोग उनको भगवान बना रहे थे उस कल्पना में। और उसमें आप देखेंगे कि व्यंग्य भी है, नरेंद्र मोदी पर व्यंग्य है, सेवक पर व्यंग्य है। अब आप देखेंगे, लीन थिंग दिखते थे, वो 56 इंच दिखाते थे। लीन थिंग दिखते थे, वो 56 इंच दिखाते थे। कश्मीर की बात थी, लाहौर जी ये कहने गए 56 इंच पर बयान किया। तो हमारी कविता में सब कुछ मिलेगा। ये लाल बहादुर शास्त्री जी का अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया है आपने। जी जी। उनसे कितने प्रभावित हैं आप? नहीं, देखिए, मेरे आदर्श हैं अटल बिहारी वाजपेयी। एज ए कवि हम उनको पूछते हैं, एज ए प्रधानमंत्री, एज ए नेता, वो मेरी आदर्श है। वो उससे बड़े आदर्श हमारे कुछ नहीं होते हैं। और उन पर हमने जो लिखा है, और वो उसका एक वीडियो कैसेट भी रिलीज हुआ, एक सिंगर विपिन है, उन्होंने गाया, नमन सिंह, उस पर म्यूजिक भी दिए, जो बहुत चर्चित हुआ है। और उनके जन्मदिन पर ही, आज से जब हम लिखे थे पुस्तक, उसी दौरान वो रिलीज भी किया गया, तो बहुत अच्छा है। हाँ, वो उन पर जो लिखे थे वो बहुत अच्छा है। नेता न वैसा होगा, कभी न वैसा होगा, मेरी अटल के जैसा कोई कभी न होगा। अटल जी से बहुत ज्यादा वो देश रत्न होंगे, वो भी न वैसे होंगे, मेरे अटल के जैसा कोई कभी न होगा। नेता न वैसा होगा, कभी न वैसा होगा, मेरे अटल के जैसा कोई कभी न होगा। एक गीत के रूप में भी इसको लोगों ने गाया है, मैं तो गा नहीं पाता। नहीं, लेकिन आप तो ऐसे भी बहुत अच्छा गा रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं है। और इसके साथ साथ राष्ट्र की भी बात है इसमें, राष्ट्र का ऋण चुकाना। जी जी जी, बहुत अच्छा टॉपिक है इसमें। और स्टार्टिंग में जो सबसे पहले आपका जो सबसे पहला चैप्टर है वो माँ शारदे, सॉरी, ये जो एक संग्रहकार टॉपिक है माँ शारदे, इसमें क्या है? माँ सरस्वती की वंदना हम लोग करते हैं, पूजा करते हैं। हे माँ मुझको आशीष दे दे, मेरा सारा गम तू ले ले। हे माँ मुझको आशीष दे दे, मेरा सारा गम तू ले ले। और एक सबसे अलग मुझे लग रहा है यहाँ पे, एक चवन्नी। हाँ, इसके बारे में बताइए। ये चवन्नी उस समय थी नहीं, तो मान लीजिए कि चवन्नी पर हम लोगों ने लिखा कि चवन्नी जब अपनी आप बीती सुना रही थी, तो हुआ कि भाई आज आप हमको भूल जा रहे हैं, लेकिन कभी मैं वही चवन्नी था कि आपके बच्चों को बहलाने का भी काम होता था।
तो आज भूल रहे हैं। एक समय आएगा जो 1000-2000 का नोट भी आप उसी तरह ही कर देंगे, तो समय भी आ गया कि जैसे 54 को हम लोग भूल गए, 1000 के नोट को भी भूल गए, 2000 के नोट को भी भूल गए। तो ये है किसी किसी को हम लोग भूल रहे हैं, अब उसको भी याद करने की बात है। तो 4 54 में हम अमीर बन जाते थे, दारूद खाते थे, लेमन जूस खाते थे, न जाने क्या क्या खुशियां मनाते थे। आज हजारों जेब में होता है, फिर भी मन नहीं पाता है, भूखे सो जाते हैं, कुछ खा नहीं पाते हैं, तनाव का जीवन बिताते हैं, हाय पैसा करके जीवन बिताते हैं। इसी तनाव से मुक्ति पाने के लिए शायद आपने ये जो टॉपिक है, इस किताब का जो नाम दिया है, जिंदगी मिली है मुस्कुराइए। जी हाँ, ये तनाव से बिल्कुल छुटकारा बिल्कुल। पाने। और मेरा एक आप देखे होंगे इसमें प्रोफेसर डॉक्टर कुशल श्रीवास्तव जी हमारे भूमिका लिखे हैं, डॉक्टर राजनारायण लिखे हैं। तो उन्होंने पता नहीं क्यों मेरे बारे में लिखा है कि राजेश को मैं तनाव में नहीं देखता। अक्सर कुछ भी होता है तो दम को मैं अंदर बैठाता हूँ और चेहरे पे कभी नहीं आता। वो तो हम लोगों ने भी आपको देखा है, जब भी देखा है तो एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ देखा है। ईश्वर करे कि हमेशा मैं मुस्कुराता रहूं, आप लोग की दुआ, आप लोग का आशीर्वाद हम मिले। लोग भी कामना करें कि आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, चाहे कितना भी गम हो, चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा ही होना चाहिए। ये हर इंसान के लिए जरूरी है कि चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट बने रहना चाहिए, क्योंकि तनाव इतना ज्यादा हो चुका है आपके एक लाइफस्टाइल जो जिस तरीके से हो गया है, उसमें हर इंसान के लिए मुस्कुराना और एक खुल के मुस्कुराना संभव नहीं रह चुका है। तो इस पर आप इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपने जो अपने समय में देखा होगा और जो अभी का समय है, कितना इसमें डिफरेंस देख रहे हैं? बहुत डिफरेंस है। आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं उतना डिफरेंस, अल्टीमेटली मिलता कुछ नहीं है। इसमें मैंने भी जब लिखा है तो उसमें लिखा है, और एक पंक्ति भी उसमें होगी जो आप देखेंगे कि गम ने खुशी से पूछा कि आजकल राजेश का ठिकाना कहाँ है। खुशी ने मुस्कुरा कर कहा, कदम न बढ़ाना, नजर न लगाना, मेरा घर ही है राजेश का ठिकाना। तो मैं खुशी के घर में रहता हूँ, इसलिए हमेशा मुस्कुराता हूँ। देखिए, लोग भौतिकतावादी में इतना आगे बढ़ गए हैं, सब कुछ उनको भौतिक इतना आनंद प्राप्त करने के चक्कर में लगे हैं कि उनको सच्ची सुख, आनंद, संतुष्टि इसका बोध ही नहीं होता है। और जिसके लिए वो दौड़ रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, कभी जिंदगी सुकून से जी लेंगे, वो वक्त नहीं आता है कि जिंदगी सुकून से जिए। इसलिए मेरा मानना है कि आप हर पल को कुछ भागों में बांटिए। हमेशा जीवन के तनाव में, उलझन में, मुसीबतों में कुछ क्षण ऐसा चुनिए जहां आप मुस्कुरा पाए और जहां जिंदगी को जी पाए। आजकल किसी का अभाव हो गया है। हम आपके माध्यम से सबसे अपील करें कि तनाव होगा, परेशानियां होगी, उलझने होगी, मुसीबतें होगी, आप उसके लिए थोड़ा समय नहीं हो सकते, लेकिन उसी बीच में बच्चों के साथ मिल करके, गांव के लोगों के साथ मिल करके और आप अपनों के साथ मिल करके खुशियां मनाइए, रिश्तेदारों से मिलिए, अपने घर में जाइए, अपने गांव में जाइए, समाज में जाइए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ तो आपके पास होगा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान नहीं होगी। इसी से जुड़ा हुआ एक लिखा है आपने, एहसास जिंदगी है, जिसमें हमने 51 अपनी जिंदगी में जो भी एहसास किए हैं वो हमने लिखा है। उसमें कुछ है जैसे कि जो अपने पैर पर खड़े होते बच्चे, तो वो जाते हैं कहीं काम पर, कुछ भी तो ये होता है। तो उसमें हमने लिखा है कि मैं माँ नहीं की रोटी प्यार से खिलाऊं, मैं माँ नहीं की रोटी प्यार से खिलाऊं, मुझे हर रोटी पर हिसाब मिलाना पड़ता है। माँ की ममता है रोटी खिलाना, मुझे हर रोटी से पैसा कमाना पड़ता है, मुझे हर रोटी से पैसा। तो हम ऐसे 51 हमारे आसपास जिंदगी है, जिसमें बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और मैं समझता हूँ कि ये पुस्तक हर घर में होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए, इसलिए नहीं कि मैं लिखा हूँ, इसमें बच्चे भी पढ़ सकते हैं, उनके पापा भी पढ़ सकते हैं, उनकी माँ भी पढ़ सकती है, दादी भी पढ़ सकती है, सब लोग पढ़ सकते हैं। तो ये पुस्तक हर घर में कैसे पहुंचेगा ये पुस्तक हर घर में, इसके लिए आपने क्या किया है? अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर पुस्तक अवेलेबल है जी। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे बिल्कुल अवेलेबल है और आप पुस्तक पढ़ सकते हैं। ओके, क्या चार्ज है, क्या कॉस्ट है इस पुस्तक का? वो ऐसे 250 है, लेकिन अमेज़न वाले 239 में देते हैं। सबका अपना एक अलग-अलग ये है।
मेरा पर्पस ये नहीं है कि इससे कुछ किया जाए, मेरा पर्पस ये है कि हर घर में पुस्तक पहुंचे, अब सिर्फ हर लोग। आपको बता दूं कि मेरे स्वामी जी हैं, स्वामी भगवत्मानंद जी, जो रामकृष्ण मिशन सेवा संघ के सचिव हैं, हमारे काफी करीबी हैं। वो हमेशा अपने बिस्तर के पास एक पुस्तक रखते हैं, कहते हैं कि राजेश जी इस पुस्तक का हेडिंग देख करके दिन भर की तरोताजी ऊर्जा आ जाती है। और इस पुस्तक में कविता है, आप सुनकर के दंग रह जाएंगे कविता का क्या एक पहुंच होता है। तो उसमें हमने लिखा है, जो लॉकडाउन का पीरियड था, मोदी जी ने ऐलान किया 8 बजे का नहीं ऐलान होता था, तो उसमें हमने इंगित किया है कि जिंदा ही रखा मुझे वो मरने न दिया, जिंदा ही रखा मुझे वो मरने न दिया, ऐलान करके घर से निकलने भी न दिया, रोटी कहाँ से लाऊं समझता नहीं है वो, रोटी कहाँ से लाऊं समझता नहीं है वो, घर से निकल कर रोटी कमाने भी न दिया। जब ये इस कविता को हमने स्वामी जी को व्हाट्सएप किया था, तो उन्होंने कहा ऐसे भी लोग हैं जिन्हें रोटी का अभाव है। हमने जी लॉकडाउन तो बाहर जा नहीं पाते, तो उन्होंने 1600 लोगों को 3 महीने का राशन प्रोवाइड किया था। और ये मेरी कविता का एक समझिए, इससे हमारी कविता धन्य हो गई और हमने कृतज्ञता किसी के द्वारा किसी जी। तो आप सुन रहे थे राजेश कुमार चौधरी जी को, जिनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, जिंदगी मिली है मुस्कुराइए। अगर आपको भी ये पुस्तक पढ़नी है, और मैं तो कहूँगी कि पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि आज के तनाव की जिंदगी में वाकई में हर इंसान को मुस्कुराना चाहिए। और इस किताब को देखकर जिंदगी मिली है मुस्कुराइए, आप भी एक बार जरूर मुस्कुराएंगे। Amazon और फ्लिपकार्ट पे ये अवेलेबल है, आप एक बार जाइए और वहां जाकर इसे परचेज कीजिए और देखिए, इसे पढ़िए कि कितना अच्छा ये पुस्तक है। राजेश चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद आदित्य जी, आपको धन्यवाद, आपके सभी व्यूअर्स को धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद, बहुत बहुत।